नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 की जो हमारी समाजशास्त्र की पुस्तक है भारतीय समाज एक परिचय, उसका जो छठा व अंतिम अध्याय है सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ। आज हम सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसके पहले भाग का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, सांस्कृतिक विविधता क्या है, सामुदायिक पहचान क्या है, अर्जित व प्रदत्त परिस्थितियाँ क्या है, समुदाय, राष्ट्र व राष्ट्र राज्य क्या है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका अध्ययन हम करें। विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताएं कि आपको ये क्लासेज कैसी लग रही। चलिए आज का अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सांस्कृतिक विविधता की। ये सांस्कृतिक विविधता क्या है? देखिए, पहले चर्चा करते हैं कि विविधता क्या है। विविधता जो शब्द है वो असमानता की बजाय अंतरों पे बल देता है। यहाँ हम समानता और असमानता की चर्चा नहीं करते हैं। जब हम विविधता की बात करते हैं तो हम यहाँ अंतरों पे बल देते हैं कि दो लोगों में क्या अंतर है, दो समुदायों में क्या अंतर है, दो लोगों की वेशभूषा में क्या अंतर है, दो लोगों के खान पान में क्या अंतर है, दो समूहों के बीच जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं उनमें क्या अंतर है। तो यहाँ विविधता का तात्पर्य है अंतर। देखिए, भारत एक सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, हमें पता ही है, हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत है वो एक सांस्कृतिक विविधता वाला देश है। यहाँ इसीलिए इसको विविधताओं का अजायब घर भी कहते हैं। यहाँ तो पग पग पर बोलियाँ चेंज हो जाती हैं, यहाँ तो पग पग पर खान पान, रहन सहन, धार्मिक गतिविधियाँ सब कुछ परिवर्तित या चेंज होती रहती। देखिए, भारत है जहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक समूह और समुदाय निवास करते हैं जो कि भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति, जाति आदि के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। यही क्या कहलाती है? सांस्कृतिक विविधता कहलाती है। संस्कृति की विविधता। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति हमारा खान पान, हमारी रहन सहन, हमारे काम करने के तौर तरीके, ये सब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। दो तरह की संस्कृति होती है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत हमारे जितने भी जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो वाली चीज़ें आती हैं। पंखा, टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, फ़ोन, मोबाइल, ये सब हमारी गाड़ी, ये सब हमारी भौतिक संस्कृति का हिस्सा है। और हमारी अभौतिक संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, सामाजिक नियंत्रण के हमारे साधन, ये सब हमारी अभौतिक संस्कृति। तो भारत में जब हम देखते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है वो बड़ी ही विशाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक जब हम देखते हैं तो हमारे यहाँ अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। हर प्रकार का खान पान, हमारे यहाँ हर 50 किलोमीटर नई बोली बोली जाती है। हमारे यहाँ हर 50 किलोमीटर पर वेशभूषा चेंज हो जाती है, खान पान चेंज हो जाता है, रहन सहन चेंज हो जाता है। यही भारत की क्या है? सांस्कृतिक विविधता है। और इसी सांस्कृतिक विविधता की झलक हम हमारी अनेक प्रदेशों की जो भाषा है, रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, उनकी प्रथा परंपरा उनमें देखने को मिलती है। आप देख भी सकते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तब अगर आप जाएंगे तो कश्मीर का रहन सहन, खान पान कुछ अलग मिलेगा। फिर जब आप दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की तरफ आएंगे तो यहाँ खान पान अलग मिलेगा। जब आप गुजरात जाएंगे अलग तरीके की संस्कृति मिलेगी। जब आप दक्षिण भारत जाएंगे अलग तरीके की संस्कृति मिलेगी। जब आप पूर्वोत्तर भारत जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग तरीके की संस्कृति मिलेगी। यही हमारी सांस्कृतिक विविधता की एक झलक है जो हमें देखने को मिलती है। देखिए, जब विभिन्न विविधता वाले समूह या समुदाय किसी एक राष्ट्र या समुच्चय का भाग होते हैं तो विभिन्न समूहों या समुदायों के मध्य प्रतिस्पर्धा या संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। अब देखिए, ये जो विविधता है ये अनेकों बार राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां प्रकट करती है। यही विविधता जिसे हम भारत का एक बड़ा ही गौरवशाली एक अवधारणा मानते हैं, या एक बड़ा ही भारत के साथ जुड़ी हुई एक हमारी विविधता मानते हैं कि विविधता में ही भारत की एकता है। लेकिन अनेकों बार ये जो विविधता है वो राष्ट्रों के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर देती है। देखिए, जब
विभिन्न समूहों के मध्य, जब विभिन्न समुदायों के मध्य विभिन्नता है तो वो विभिन्नता अनेकों बार तनाव या प्रतिस्पर्धा या संघर्ष का रूप ले लेती है, और वो जातिवाद के रूप में, क्षेत्रवाद के रूप में, भाषावाद के रूप में, संप्रदायवाद के रूप में उत्पन्न हो जाती है, और एक राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हो जाती है कि वो किस प्रकार से उन चुनौतियों से निपटे। क्योंकि विविधता को सम्मान भी करना पड़ेगा, उस सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए उन समस्याओं को का हल करना है, संप्रदायवाद को खत्म करना है, जातिवाद को खत्म करना है, क्षेत्रवाद या भाषावाद को खत्म करना है। तो हम ये नहीं कर सकते कि जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक है, उनको दबा के उनके ऊपर बहुसंख्यक अपनी संस्कृति को थोप दें, या बहुसंख्यक है वो अपनी भाषा को थोप दें, वो अपनी जाति को थोप दें, अपने धर्म को थोप दें। उसके बजाय हमें क्या करना होता है? उसके बजाय हमें सबका सम्मान करते हुए जो किसी कारणवश जो आपस में संघर्ष या प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है उसको कम करने का प्रयास करना पड़ता है। और एक राष्ट्र के समक्ष ये बड़ी ही चुनौती उत्पन्न हो जाती है कि वो किस प्रकार से इन समूहों या समुदायों के बीच में जो तनाव है, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष है, उसको कम कर पाए। देखिए, अनेकों बार ये सांस्कृतिक विविधता या अपनी संस्कृति, भाषा, जाति, प्रजाति, पंथ, धर्म आदि के प्रति जो लगाव है या जो पूर्वाग्रह की भावना है, उसकी वजह से क्या होता है, लोगों की जो भावनाएं हैं वो भड़क जाती हैं और लोग एकत्रित होकर एक दूसरे समुदाय के सामने खड़े हो जाते हैं और आपस में तनाव उत्पन्न हो जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था दिल्ली के अंदर क्या हुआ। दिल्ली में यही हुआ कि संप्रदाय के आधार पे दंगे उत्पन्न हो गए और सांप्रदायिक दंगे उत्पन्न हुए। अब ये जो सांप्रदायिक दंगे हैं ये क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये क्या है? सांस्कृतिक विविधता या धार्मिक विविधता। हमारी संस्कृति है भाषा संबंधी, जाति संबंधी, प्रजाति संबंधी, पंथ संबंधी, धर्म संबंधी। अब भारत में तो हर पग पग पे विभिन्नताएं हैं। अगर इन विविधताओं के साथ जब भावनाएं जुड़ जाती हैं या लोगों के पूर्वाग्रह जुड़ जाते हैं कि मेरा धर्म उच्च है, मेरी जाति उच्च है, मेरी प्रजाति उच्च है या मेरी संस्कृति उच्च है, तो वो क्या करता है, जब ये भावनाएं बहुत ज़्यादा उग्र रूप ले लेती हैं तो लोग इकट्ठा होके या एक समूह में इकट्ठा होकर दूसरे समूह के सामने खड़े हो जाते हैं और दो समूहों या समुदायों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है और कई बार ये सांप्रदायिक दंगों के रूप में हमें सामने देखने को मिलता है। कई बार क्षेत्रवाद के रूप में भी पनपता है, कई बार ये भाषावाद के रूप में भी पनपता है। जैसे भारत में भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन भी हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, या क्षेत्र के आधार पर या प्रजाति के आधार पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों का गठन हुआ। तो ये सब क्या है, एक बड़ी चुनौती है किसी भी राष्ट्र के समक्ष कि वो अपनी इन सांस्कृतिक विविधताओं को किस प्रकार अपने देश में समेटे रखे और एक राज्य के अंदर विभिन्न समूहों के बीच में तनाव भी उत्पन्न नहीं हो। अब देखिए, अनेकों बार क्या होता है कि ये जो सांस्कृतिक विविधता है, इस सांस्कृतिक विविधता के साथ जब सामाजिक असमानताएं या आर्थिक असमानताएं जब जुड़ जाती हैं, देखिए समाज में सांस्कृतिक विविधता तो है, लेकिन इस सांस्कृतिक विविधता की वजह से कई बार जो आर्थिक कारक हैं या जो सामाजिक असमानताएं वो इससे जुड़ जाती हैं कि किसी एक सांस्कृतिक बहुलता वाला जो राज्य है उसका तो डेवलपमेंट अच्छा हुआ और कुछ राज्य उससे पिछड़े हुए रह गए, या कुछ समूह के साथ सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है। तो जब ऐसी चीज़ें जुड़ जाती हैं सांस्कृतिक विविधता के साथ तो फिर क्या करती हैं, वो बड़े बड़े समुदायों की भावना को भड़का देती हैं और यही भावनाएं क्या करती हैं, फिर समाज में द्वेष पैदा करती हैं, समाज के अंदर तनाव पैदा करती हैं, सांप्रदायिक दंगे पैदा करती हैं, जातिवाद या क्षेत्रवाद संबंधी तनाव उत्पन्न करती हैं। देखिए, हमने देखा भी है अनेक राज्यों के मध्य क्या है, संसाधनों को, रोजगार को, शिक्षा को या स्वास्थ्य को लेके संसाधनों के बंटवारे पे भी विवाद होता रहता है। नदी जल के लिए विवाद भी होता रहता है। कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इनके मध्य भी अनेकों बार जल संबंधी विवाद हुआ है। या भाषा के आधार पर भी अनेकों बार या जाति के आधार पर भी हम अनेकों बार देखते हैं कि समाज में या देश में तनाव या कह सकते हैं विवाद उत्पन्न होता रहता है। अब यही जो तनाव है, ये जो चीज़ें हैं, ये किसी भी राष्ट्र के समक्ष बड़ी चुनौतियां हैं। यही सांस्कृतिक विविधता के समक्ष चुनौतियां हैं, यही सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां हैं। सांस्कृतिक विविधता होना अच्छी बात है, सांस्कृतिक विविधता होना
किसी भी राष्ट्र के लिए अच्छी चीज़ है। अब भारत है उसमें तो पता नहीं कितने देश समाहित हैं, कितने राष्ट्र समाहित हैं। भारत तो अपने आप में सांस्कृतिक विविधता का अजय घर है। लेकिन इस जो खूबसूरती है भारत की, ये खूबसूरती अनेकों बार हमारे सामने, कह सकते हैं मतलब राष्ट्र के सामने समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। राष्ट्र की एकता के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर देती हैं। राष्ट्र को एक साथ लेकर चलने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सरकार को इन विभिन्न धार्मिक जो समूह है, विभिन्न सांस्कृतिक समूह वाले जो समूह हैं, इन संस्कृतियों के मध्य तालमेल करने में समस्या उत्पन्न होती है। नए कानून को इम्प्लीमेंट करने में समस्या होती है। देश की सुरक्षा के साथ कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार राष्ट्र के विकास के साथ जो डेवलपमेंट की जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके साथ भी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब जब हम ये चीज़ें समझ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भारत का तो फिर कोई भविष्य ही नहीं है, क्योंकि भारत तो इतनी विविधताओं को समेटे हुए है। तो भारत में तो कभी फिर लोग एक जैसा सोच ही नहीं सकते, लोग एक जैसा किसी अवधारणा के साथ या किसी सिद्धांत के साथ खड़े ही नहीं हो सकते। तो देखिए, ये जो सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां हैं वो केवल आज का विषय नहीं है। जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब से ही ये जो चुनौतियां हैं वो भारत के समक्ष रही हैं। लेकिन भारत ने इन सभी चुनौतियों का बड़ी दृढ़ता से मुकाबला भी किया है। और यही कारण है कि आज इतनी सांस्कृतिक विविधता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र के रूप में स्थापित है और एक राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने आज वो अपनी बात कह पा रहा है। और भारत है वो विकास के नए आयामों को छू रहा है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सामुदायिक पहचान। ये सामुदायिक पहचान क्या है? समुदाय की पहचान क्या है? पहली बात तो सामुदायिक शब्द है वो समुदाय से आया है। तो समुदाय के अंदर हमारी पहचान क्या है? देखिए, मैं कौन हूँ, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ, अन्य लोग मुझे कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं, मेरी आकांक्षाएं क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। इन सब प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलते हैं? इन सब प्रश्नों के उत्तर हमें हमारी जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा प्राप्त होते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से हमारा सामाजिकरण हुआ है उसी के आधार पे हम इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर हमें जातिवाद के बारे में बताया गया, हमारी जाति के बारे में बताया गया है, हमारे धर्म के बारे में बताया गया है, हमारी संस्कृति के बारे में बताया गया कि आप अलग हो, आपकी संस्कृति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपकी जाति अलग है, तो फिर आपकी सोचने की या जवाब देने की क्षमता भी वैसी ही होगी, आपका उत्तर भी उसी प्रकार का होगा। अगर आपको यह सिखाया गया कि मैं भारतीय हूँ, तो आपको जब पूछता कि मैं कौन हूँ तो आप क्या जवाब देंगे कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन अगर आपको सिखाया गया कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप शूद्र हैं, तो आप जब आपको कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आपका जवाब भी वैसा ही होगा। तो ये हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? ये कक्षा 11 के विद्यार्थी या कक्षा 11 में भी हम ये पढ़ चुके हैं। सामाजिकरण एक जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह या समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, वो अपने आप को समाज के प्रति अनुकूलित करता है और अपने आप को समाज में रहने योग्य बनाता है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है और इसी से समाज में नियंत्रण भी बना रहता है। परिवार, पड़ोस, खेल समूह, विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जो संगठन है वो हमारी सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर जो प्रमुख संस्थान है या प्रमुख संगठन है, प्रमुख अभिकरण है जिनके द्वारा हमारा सामाजिकरण होता है। हम अपने आप को उस समुदाय में या हम अपने आप को उस समाज में रहने योग्य अपने आप को बना लेते हैं। हम समाज की जो गतिविधियां हैं उनको इन संगठनों के माध्यम से या इन संस्थाओं के माध्यम से सीखते हैं। अब देखिए, जो सामुदायिक पहचान है वो जन्म व अपनेपन पर आधारित है। आपका जो जन्म कहाँ हुआ है उससे आपकी सामुदायिक पहचान जुड़ी हुई है कि आपका जन्म किस वंश में हुआ है, आपका जन्म किस राष्ट्र में हुआ है, आपका जन्म किस राज्य में हुआ है, आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, आपका जन्म किस समुदाय में हुआ है। इसके साथ आपकी सामुदायिक पहचान जुड़ी हुई है। देखिए, दो तरह की योग्यताएं होती हैं। एक तो होती है या दो तरह की परिस्थिति होती है। जैसे हम जिस पहचान की चर्चा कर रहे हैं ना, उस पहचान को बोलते हैं परिस्थिति। समाज में व्यक्ति का स्थान या समाज में व्यक्ति का वह स्थान जिसके द्वारा व्यक्ति जाना जाता है वो हमारी परिस्थिति कहलाती है। तो ये परिस्थितियां दो प्रकार की होती हैं, एक तो अर्जित परिस्थिति और दूसरी प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो समाज द्वारा जन्म के साथ स्वतः ही व्यक्ति को प्रदान कर दी जाती है।
इसलिए उसको प्रदत्त परिस्थिति बोलते हैं। उसके लिए हमें किसी विशेष योग्यता, गुण, शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ हमने जन्म लिया है वो परिवार हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, वो वंश हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, वो समुदाय हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, वो राज्य, वो देश हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, वो हमारी पहचान बन जाती है। और हम चाहकर भी उन पहचानों से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, उन पहचानों से अपने आप को पृथक नहीं कर सकते। जबकि दूसरी होती है अर्जित योग्यताएं या अर्जित परिस्थिति, जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, शिक्षा के आधार पर प्राप्त करता है, अनुभव के आधार पर प्राप्त करता है। डॉक्टर होना, इंजीनियर होना, वकील होना, अध्यापक होना, ये सब क्या है? हमारी अर्जित परिस्थितियाँ। इसके लिए किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए विशेष परीक्षा पास करनी पड़ती है। जबकि प्रदत्त परिस्थितियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपको जन्म के साथ ही समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है। और आपकी जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं वही आपकी सामुदायिक पहचान को व्यक्त करती हैं, वही आपकी सामुदायिक पहचान को बनाती है। और आप चाहकर भी अपनी प्रदत्त परिस्थितियों से स्वयं को अलग नहीं कर सकते हैं, ये आपको उनके साथ ही रहना पड़ेगा। अब देखिए, हमारी जो सामुदायिक पहचान है वो भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़ी होती है। हमारे देखिए, अर्जित परिस्थितियां हैं उनके साथ भावनाएं ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई होती, लेकिन जो हमारी प्रदत्त परिस्थितियां हैं उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। और ये जो सामुदायिक पहचान है यही हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। और जब हमें लगता है, जब हमारी सामुदायिक जो पहचान है उनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जब हमें लगता है कि हमारी सामुदायिक पहचान पे कोई खतरा है, या हमें लगता है कि हमारे साथ कोई, हमारी सामुदायिक पहचान के साथ, जैसे हमारी भाषा के साथ, हमारे क्षेत्र के साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारी नातेदारी के साथ, हमारी जाति के साथ कोई अन्याय हो रहा है, उसके ऊपर कोई अतिक्रमण हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो हमारी भावनाएं फिर एक तरीके से कि हमारी भावनाएं प्रकट होने लग जाती हैं। और हम क्या होते हैं, अनेकों बार हम इन भावनाओं को प्रकट करने के चक्कर में ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और हिंसात्मक व्यवहार करना भी प्रारंभ कर देते हैं। और यही हिंसात्मक व्यवहार है वो समाज के समक्ष, वो एक राज्य के समक्ष, एक राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न करता है। और यही जातिवाद, यही सांप्रदायवाद और यही भाषावाद, क्षेत्रवाद के रूप में बाहर आता है, और यही राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न कर देता है। कारण है क्योंकि हमारी सामुदायिक पहचान के साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हम हमारी भावनाओं से उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। परिस्थिति के बारे में मैंने आपको बता दिया कि परिस्थिति व्यक्ति का समाज में या समूह में पद की सूचक है, कि व्यक्ति को समाज किस प्रकार से जानता है, या व्यक्ति का समाज में क्या पद है, या किसी समूह में व्यक्ति का क्या पद है, वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। हमने ये भी चर्चा कर ली कि ये दो प्रकार की होती हैं, अर्जित परिस्थितियां और प्रदत्त परिस्थितियां। तो अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति के बारे में राल्फ लिंटन ने 1936 में बताया था। देखिए, प्रदत्त परिस्थिति हम तो पहले भी चर्चा कर चुके कि व्यक्ति के जन्म से ही समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान कर दी जाती है। देखिए, एक खास बात कि आदिम और परंपरागत समाजों में प्रदत्त परिस्थितियों का अधिक महत्व होता था। राजा का बेटा राजा होना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होना, बड़े का बेटा बड़े ही बनता था, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता था। ये क्या है? प्रदत्त परिस्थितियां थी जो समाज द्वारा स्वतः ही जन्म के साथ प्रदान कर दी जाती थी। लिंग के आधार पे, आयु के आधार पे, नातेदारी के आधार पे, जन्म के आधार पे, शारीरिक विशेषताओं के आधार पे ये प्रदत्त होती थी या प्रदान होती थी। स्त्री पुरुष होना, बालक होना, वृद्ध होना, सुंदर होना, बोना होना, काला होना, गोरा होना, ये सब क्या थी? चाचा होना, माँ होना, पिता होना, ये सब क्या थी? हमारी प्रदत्त परिस्थितियां हैं। और दूसरी अर्जित परिस्थितियां जो व्यक्ति को गुण, योग्यता व क्षमता के आधार पर प्राप्त होती है। वर्तमान समाजों में, आधुनिक समाजों में किसका अधिक महत्व है? अर्जित परिस्थितियों का अधिक महत्व है। इनका आधार है संपत्ति के आधार पे, आप पैसे वाले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं। व्यवसाय के आधार पर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं। शिक्षा के आधार पर आप शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं। और विवाह के आधार पर आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। ये सब क्या है? हमारी अर्जित परिस्थितियाँ। अब देखिए, जो हमने ऊपर भी चर्चा की कि ये जो हमारी प्रदत्त पहचानें हैं वो हमारी सामुदायिक पहचान के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारी जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं वो सामुदायिक पहचान के साथ जुड़ी हुई हैं और हम उनसे भावनात्मक रूप से गहराई से जुड़े हुए हैं। और इन भावनाओं
से अधिक लगाव होने की वजह से या इन प्रदत्त पहचानों के प्रति हमारी अधिक भावनाएं जुड़ी होने के कारण कई बार क्या होता है, हम हमारी इन भावनाओं के आवेश में आके हिंसात्मक प्रतिक्रिया भी कर देते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी सामुदायिक पहचान के ऊपर कोई कुठाराघात हो रहा है तो हम हिंसात्मक व्यवहार को अपना लेते हैं, जिसकी हमने ऊपर भी चर्चा कर ली। देखिए, ये जो सामुदायिक भावना है या जो प्रदत्त पहचान है वो एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। हर समाज में, हर देश में, हर काल में आपको प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना जरूर मिलेगी। इसीलिए जब ये सर्वव्यापी है, सब जगह पाई जाती है, हर राष्ट्र में, हर देश में पाई जाती है, हर समुदाय समूह में पाई जाती है, इसीलिए जब जाति, धर्म, भाषा, राष्ट्र की जो भावनाएं हैं, इनके कारण जब विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का समाधान करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं, भाई हमारी सामुदायिक पहचान से जुड़े हुए हैं। तो जब कोई जाति पे कोई बात आती है, जब आपके धर्म पे कोई बात आती है, इसलिए व्यक्ति उग्र हो जाता है। या फिर राष्ट्र के साथ कोई बात आती है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जब कोई तनाव होता है, करगिल युद्ध हो रहा था, तब देखिए हमारे राष्ट्र की जो भावनाएं, व्यक्ति की जो भावनाएं बड़ी चरम पे थी। या फिर अभी वर्तमान में भारत और चीन के बीच में जो डोकलाम पे विवाद हुआ था, या फिर अभी लद्दाख में जो चल रहा है, पेंगोंग झील के ऊपर जो तनाव चल रहा है, तो ये सब क्या करती हैं, हमारी भावनाओं को एक तरीके से बहुत ज़्यादा ऊपर कर देती हैं, हमारी भावनाओं को बहुत ज़्यादा बाहर लाने का प्रयास करती हैं, और हम हमारी भावनाओं के वशीभूत होके अनेकों बार क्या करते हैं, विवादों को भी क्रिएट कर लेते हैं। अब ऐसे विवादों का समाधान करना बड़ा कठिन समस्या हो जाती है। चीन को लगता है कि हम भी सही हैं, भारत को लगता है कि हम भी सही हैं, क्योंकि कोई भी देश है वो अपने नागरिकों या अपने समूह के सदस्य हैं, उनको हमेशा ही सत्य, न्याय, समानता इनके साथ लड़ना सिखाता है। और लोगों को लगता है कि जब हमारे राष्ट्र में कोई चीज़ हो रही है तो वो सही है, हम सही न्याय की बात कर रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं। जबकि दूसरा देश या दूसरा समूह भी यही सोचता है कि हम भी सत्य के साथ हैं, हम भी न्याय के साथ हैं, हम भी समानता के साथ हैं। तो जब ये भावनाएं दोनों तरफ हो जाती हैं तो फिर ऐसी समस्याओं को सुलझाने में बड़ी ही कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। अब दोनों जो देश हैं या दोनों जो समूह हैं, उनको तत्कालीन रूप से तो यही लगता है कि हम सही हैं, हम भी सही हैं। चीन को भी लगता है कि हम सही हैं, भारत को भी लगता है कि हम सही हैं। परंतु जब समय बीत जाता है, जब काफ़ी समय बीत जाता है, 10, 20, 30 दशक बीत जाते हैं, तब फिर उस देश को, उस समूह को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं उनके पूर्वजों के द्वारा या उनके पूर्व की जो पीढ़ियां हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ अन्याय किया गया है, कुछ ना कुछ गलत किया गया है। और हम देख भी पाते हैं कि अनेकों बार जो नई पीढ़ियां हैं वो इन गलतियों को मानती भी हैं और इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी होती है। अब ऐसी जो गलतियां हैं, इनमें किसी एक पक्ष की गलती को समझने या मानने में कई बार शताब्दियां लग जाती हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, अभी तो वहाँ श्वेत लोग रह रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो अभी जो निवासी हैं, उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों के खिलाफ बड़े ही दमनकारी अत्याचार किए थे और उनका दमन किया था। उसके लिए वो आज भी क्षमा प्रार्थी हैं, आज भी वो क्षमा मांगते हैं। क्या अमेरिका के अंदर देख लीजिए, आज जो गोरे लोग हैं वो उन्होंने वहाँ के मूल निवासी हैं या जो अफ्रीका से वहाँ लाए गए थे दास प्रथा के रूप में, उनके ऊपर अत्याचार किया। उन अत्याचारों के लिए अमेरिका आज भी अपने आप को दोषी मानता है और आज ही वो उसके लिए क्षमा मांगता है। या जापान के द्वारा क्या बोलते हैं, चीन के ऊपर या कोरिया के ऊपर जो भी अत्याचार किए गए, उन अत्याचारों के लिए जापान भी अपने आप को क्षमा प्रार्थी मानता है और उसके लिए आज भी वो ये बहस का मुद्दा है कि वो उन्हें क्षमा किया जाए या नहीं किया जाए। या ब्रिटेन में मान लीजिए कि भारत के ऊपर या पूरी दुनिया के जो सबसे ज़्यादा उपनिवेश यूरोपीय देशों ने बनाए, तो ब्रिटेन अपनी उपनिवेशवादी की नीति या अपनी दास प्रथा को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता ही है और उसके लिए वो क्षमा भी मांगता है। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस बात को समझती भी हैं कि हमारी जो उनकी जो उपनिवेशिक नीतियाँ थी, उन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में दास प्रथा को बढ़ावा मिला और उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा मिला। लेकिन इन गलतियों को मानने में काफ़ी समय लग जाता है और वो समय बीत जाता है। लेकिन जो तत्कालीन रूप से जो समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं, तत्कालीन रूप से जो हिंसात्मक व्यवहार क्रिएट हो जाता है, तत्कालीन रूप से जो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, तत्कालीन रूप से जो भाषावाद के दंगे हो जाते हैं, तत्कालीन रूप से जो जातीय दंगे हो जाते हैं, वो किसी भी राष्ट्र के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं समुदाय, राष्ट्र व राष्ट्र राज्य की। देखिए, राष्ट्र एक समुदाय होता है जो समुदाय से मिलकर बना एक समुदाय है। अनेक समुदायों से मिलकर क्या बनता है, एक राष्ट्र बनता है।
राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं तथा यही इच्छा राज्य बनने की आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त होती है। जिस राष्ट्र के जो विभिन्न समुदायों के सदस्य हैं वो एक सरकार के साथ रहने का या एक प्रभु सत्ता के साथ रहने की इच्छा रखते हैं और इसी से राज्य का निर्माण होता है। देखिए राज्य क्या है? राज्य वह समुदाय है जिसका एक निश्चित भूभाग होता है, साथ ही उसकी एक प्रभु सत्ता संपन्न एक सरकार होती है जो कि बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है। कहने का मतलब राज्य जिसका एक निश्चित भूभाग होगा, जैसे भारत है एक राज्य है, उसका एक निश्चित भूभाग है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक हमारी सीमाएं हैं, या फिर कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, उसकी एक निश्चित भूभाग होती है, उसकी सीमाएं होती है। साथ ही वहाँ एक प्रभु सत्ता संपन्न सरकार होती है, जैसे हमारी केंद्र सरकार है या हमारी भारत की सरकार है, वो प्रभु सत्ता संपन्न है और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र है। इसलिए भारत को हम क्या कह सकते हैं? एक राज्य कह सकते हैं। देखिए मैक्स वेबर ने कहा है कि राज्य एक ऐसा निकाय है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। वही बात है हमने जो कही, एक विशेष क्षेत्र में कानून सम्मत एकाधिकार का दावा करता है, मतलब वो प्रभु सत्ता संपन्न है, उस पर बाहरी कोई नियंत्रण नहीं होगा और एक विशेष क्षेत्र में वो होगा, एक निश्चित भूभाग उसका होगा। इसलिए राज्य के मौलिक तत्व हैं जनसंख्या, निश्चित भूभाग, शासन या सरकार और प्रभु सत्ता। कि अगर कोई भी राज्य है तो उसके लिए वहाँ जनसंख्या का होना जरूरी है, निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, वहाँ एक सरकार का होना जरूरी है और वो सरकार प्रभु सत्ता संपन्न होनी चाहिए। अब देखिए राष्ट्र है, राज्य के बारे में तो क्या है कि उसकी परिभाषा देना, राज्य के बारे में वर्णन करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि उसका निश्चित भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, सरकार हो गई और प्रभु सत्ता हो गई। लेकिन राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं है। राष्ट्र का वर्णन तो किया जा सकता है लेकिन राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राष्ट्र है वो क्या है? राष्ट्र मनुष्यों के ऐसे समुदाय हैं जिनके सदस्य एक निश्चित भूखंड का अनंत काल से हिस्सा है या उस भूखंड पे वो अनंत काल से निवास कर रहे हैं, जिनकी राजनीतिक आकांक्षाएं एक जैसी हैं, जिनका इतिहास एक जैसा है, जिसकी परंपराएं एक जैसी है, जिनके रीति रिवाज एक जैसे हैं, जिनकी भाषा, धर्म, हित अहित और पूर्वज एक जैसे हैं, जिनकी सभ्यता और संस्कृति एक जैसी है, जिनकी सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे में गुथी हुई है, वही क्या कहलाता है? एक राष्ट्र कहलाता है। जैसे भारत है वो राज्य भी कहलाता है और भारत एक राष्ट्र भी कहलाता है। राष्ट्र कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न धर्म है, जो भाषा है या जो सभ्यता संस्कृति है वो आपस में गुथे हुए हैं और हम सब अपने आप को एक ही पूर्वज की संतानें मानते हैं। हम अपने आप को एक ही, हम अनंत काल से इस भूमि पर रहते आ रहे हैं, इसीलिए भारत को हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। अब देखिए राष्ट्र राज्य में क्या अंतर है? राज्य का निर्माण जनसमूह, भूखंड, सरकार व राजसत्ता द्वारा होता है, जबकि राज्य का निर्माण जनसमूह, भूखंड, सरकार व राजसत्ता द्वारा होता है, जबकि राष्ट्र का निर्माण समान राजनीतिक आकांक्षाएं, समान इतिहास, समान धर्म, एक भाषा, एक जैसे हित अहित, एक जैसे पूर्वज, एक जैसी सभ्यता और संस्कृति के द्वारा होता है। राज्य की अपनी वैधानिक स्थिति होती है और वह निर्धारित मर्यादाओं में या कानून के द्वारा कार्य करता है, जबकि राष्ट्र का कोई वैधानिक स्वरूप नहीं होता है तथा न ही उसकी कोई नियम, कायदे, कानून या मर्यादाएं होती हैं। राज्य का अस्तित्व सरकार के कारण होता है, जबकि राष्ट्र का जो अस्तित्व है वो क्या है? भावनाओं के ऊपर टिका हुआ है, उसका कोई वैधानिक संस्था या उसे सरकार की आवश्यकता नहीं है। राज्य है उसके पास कानून की शक्ति होती है और वो अपने कानून के द्वारा लोगों से अपने आदेशों की पालना करवाता है तथा नहीं पालना करने पर दंड भी का प्रावधान भी यहाँ होता है, जबकि राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं है। ये तो केवल एक भावना है जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ती है। जैसे देखिए भारत है, अब कोई भारत का व्यक्ति है वो अमेरिका भी रहने लग जाए, कोई इंग्लैंड रहने लग जाए, कोई फ्रांस रहने लग जाए, लेकिन फिर भी वो भावनात्मक रूप से भारत से ही जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए पंजाब का व्यक्ति है वो राजस्थान के व्यक्ति से अलग मिलेगा, हरियाणा का व्यक्ति है वो तमिलनाडु के व्यक्ति से अलग मिलेगा, लेकिन जब राष्ट्र की बात आएगी, जब भारत के ऊपर कोई बात आएगी तो सब क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। यही क्या है? राष्ट्रीय भावना है। यही राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है कि राष्ट्र है वो भावना प्रधान है, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चलिए सामान्य रूप से एक राष्ट्र का एक ही राज्य होता है, पर अनेक बार कई राष्ट्रीयता रखने वाले लोगों का भी एक राज्य बन जाता है। जैसे
अलग अलग राष्ट्रीयता रखने वाली, जो यूरोप में स्विट्जरलैंड है, बल्गेरिया है, यूगोस्लाविया है, जैसे स्विट्जरलैंड है। अब स्विट्जरलैंड में क्या है, फ्रांसीसी, जर्मन और इटालियन तीनों राष्ट्रीयताओं के लोग निवास करते हैं, और इन तीनों राष्ट्रीयताओं ने मिलकर एक स्विट्जरलैंड बना लिया है। या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में अनेक राष्ट्रों का एक राज्य था, इसीलिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ का विघटन हुआ तो अलग अलग राज्य बन गए और अलग अलग राष्ट्र बन गए। लेकिन जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ को जब एक साथ देखते थे तो हम वहां देखते थे कि अनेक राष्ट्रों ने मिलकर एक राज्य का निर्माण कर रखा था। अब देखिए, जो राज्य होता है वो आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के प्रति संकालु होता है। संकालु से मतलब वो चाहता, राज्य कोई भी राज्य है वो सदैव यही चाहता है कि उसके यहाँ कम से कम सांस्कृतिक विविधता हो, अधिक से अधिक समानता हो, संस्कृति की समानता हो, भाषा की समानता हो, धर्म की समानता हो, जाति की समानता हो, खान पान की समानता हो, रहन सहन की समानता हो। वो चाहता है कि संस्कृति की समानता जरूर हो, ताकि उसे शासन करने में आसानी हो सके, ताकि उसे प्रबंधन करने में आसानी हो सके। और राज्य हमेशा यही प्रयास करता है, और इसी की वजह से, और इसके लिए वो क्या करता है, आत्मसात की नीति या फिर एकीकरण की नीति को अपनाता है। और इस एकीकरण और आत्मसात की नीति के द्वारा वो सांस्कृतिक जो विविधता है उसको कम करने का प्रयास करता है या इसको मिटाने का प्रयास करता है। लेकिन अब क्या है कि ये जो आत्मसात नीति है या एकीकरण की नीति है, इसके द्वारा राज्य जब एकल राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश करता है या पूरे अब एकल राष्ट्रीय पहचान बनाने के चक्कर में क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक समूह है, जिनकी संख्या कम है, उनके ऊपर बहुसंख्यकों की जो संस्कृति वो थोप दी जाती है। उनकी भाषा, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, वो सारा अल्पसंख्यकों के ऊपर थोप दिया जाता है। तभी सांस्कृतिक विविधता समाप्त होगी या फिर एक रूपता आएगी। अब इस एक रूपता को लाने के चक्कर में एकीकरण और आत्मसात की नीति को जब अपनाया जाता है तो अनेकों बार ये है वो राष्ट्र के समक्ष एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ी चुनौती उत्पन्न कर देता है। और जैसे श्रीलंका था, श्रीलंका ने क्या किया, सीली समुदाय के लोगों ने वहाँ के जो बौद्ध और जो तमिल लोग थे उनकी संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया, उनकी भाषा को समाप्त करने का प्रयास किया, और सीली समुदाय ने ही अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपनी भाषा को पूरे श्रीलंका के ऊपर थोप दिया। और श्रीलंका की सरकार है उसने एक एकल राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने की कोशिश की और वहाँ की जो सांस्कृतिक विविधता उसको समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन जब ऐसे प्रयास किए जाते हैं तो ऐसे प्रयास हैं वो गृह युद्ध के रूप में तब्दील हो जाते हैं। ऐसे प्रयास है वो समाज में तनाव उत्पन्न करते हैं। ऐसे प्रयास है वो समाज में सांप्रदायिक दंगे पैदा करते हैं, वो भाषा जाति के आधार पर दंगे पैदा करते हैं। लेकिन भारत पूरी दुनिया में एक ऐसा सफल उदाहरण है जिसने विभिन्न प्रकार की सामुदायिक पहचानों को कभी भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक विविधता है उसको कभी भी समाप्त करने का प्रयास नहीं किया। और इन सांस्कृतिक विविधताओं को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय उन्हें इन सांस्कृतिक विविधताओं को अपनी मजबूती बनाई। इसीलिए विविधता में एकता भारत की विशेषता ये कही जाती है। और इस भारत ने इतनी विविधता होने के बावजूद भी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया है, इसीलिए भारत को आज हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। और पूरी दुनिया के लिए भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतनी ज़्यादा विविधताएं, इतनी ज़्यादा भाषा, इतनी ज़्यादा बोलियां, इतनी ज़्यादा खान पान, इतनी ज़्यादा रहन सहन होने के बावजूद भी, इतनी सांस्कृतिक विविधता होने के बावजूद भी भारत है वो आज एक राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित है और पूरी दुनिया में धीरे धीरे सिरमौर होता जा रहा है और विकास की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। राज्य है वो तो प्रयास सदैव यही करता है कि एक ही राष्ट्रीय, एक समरूप राष्ट्रीय पहचान को बनाया जाए ताकि उसे सरकार चलाने में या फिर उसे शासन चलाने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो। लेकिन सांस्कृतिक विविधता का दमन करना सही नहीं है। अनेकों देशों ने इसका उदाहरण भी देखा है कि उन्होंने सांस्कृतिक विविधता का जब दमन करने का प्रयास किया है तब वहाँ अनेक प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिनको क्षेत्रवाद भी कहते हैं, जिनको भाषावाद कहते हैं, जिनको जातिवाद कहते हैं, जिनको सांप्रदायिकता कहते हैं। ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। भारत के साथ भी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन भारत है फिर भी उसने अपनी सांस्कृतिक विविधता का दमन करने का प्रयास नहीं किया है। उसने अपनी राष्ट्रीय पहचान है वो विविधता को ही राष्ट्रीय पहचान बना लिया है। उन्होंने एक समरूप समाज की स्थापना करने का प्रयास नहीं किया है। भारत में हमारे यहाँ हर प्रकार की जो सांस्कृतिक विविधता है उसका सम्मान किया जाता है और इस सांस्कृतिक विविधता को ही राष्ट्र की पहचान के रूप में रखा जाता है पूरी दुनिया के सामने।
इसलिए 26 जनवरी पे जब हम देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के ऊपर जब दिल्ली के अंदर परेड निकलती है, तो हमारे यहाँ जो अलग अलग विभिन्न देशों, विभिन्न राज्यों की अलग अलग झांकियाँ निकलती हैं। ये विभिन्न झांकियाँ किसको प्रदर्शित करती हैं? ये हमारी राष्ट्रीय पहचान को ही प्रकट करती है, हमारी विभिन्नता में एकता की जो पहचान है इसी को प्रकट करती है। चलिए साथियों, आज का ये जो अध्याय है या जो भाग है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियों के बारे में जो प्रमुख बातें थी वो समझ में आई होंगी। आगे हम क्षेत्रवाद के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में, जातिवाद या भाषावाद के रूप में के ऊपर चर्चा करेंगे। इस जो लेसन है, अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और PDF नोट्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।